हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड सनशाइन एंड द शैडोज विल फॉल बिहाइंड। यानी कि हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और जो आपकी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं या जो लोग आपको निंदा की नजर से देखते हैं या फिर आपको नेगेटिव बातें करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससीजीएल 2025। इंडिया रैंकिंग्स IR 2025। इंडिया रैंकिंग्स कोई रैंकिंग वाला कुछ प्लेटफॉर्म होगा। 2025 की रैंकिंग निकाली है इसने बेस्ड ऑन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF के डेटा के अनुसार, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार हेल्ड फ्यू सरप्राइजेस। इसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। एज इन प्रीवियस ईयर्स, जैसा कि पिछले कुछ सालों में होता आया, older public institutions with a history of academic excellence dominated the top spots। तो जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे, पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी कि सरकारी संस्थाएं जिनका इतिहास रहा है एकेडमिक एक्सीलेंस का, वही टॉप स्पॉट्स पर रहते थे। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2016, जब से 2016 से स्टार्ट हुआ है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आंकड़ा बहुत भारी मात्रा से बढ़ा है। फ्रॉम 3,565 टू 14,163 एंड द स्कोप हैज एक्सपैंडेड फ्रॉम 4 कैटेगरीज टू 17। तो इतना तो इसका आंकड़ा बढ़ गया है। पहले जब शुरुआत हुई थी 2016 में तब 3,565 थे और अब 2025 में 14,163 है। ठीक है, फिर साथ ही साथ इनके अंदर जो कैटेगरीज हैं वो भी बढ़ी है। पहले 4 कैटेगरीज होती थी, अब 17 कैटेगरीज है, 17 कैटेगरीज है। स्पैनिंग अ वाइड रेंज ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर्स, जो कि हायर एजुकेशन सेक्टर के कई सारे बहुत बड़े जो रेंज है उसको स्पैन करते हैं, उसको कवर करते हैं या उस तक फैले हुए हैं। हाउएवर द रैंकिंग पैरामीटर्स आर स्टिल फार फ्रॉम परफेक्ट। बोल रहे हैं लेकिन जो रैंकिंग यानी कि जो मानक है, जिन आंकड़ों के ऊपर इनको मापा जाता है, वो अभी भी फार फ्रॉम परफेक्ट, यानी कि उनमें भी कुछ त्रुटियां हैं। ऐसा नहीं है कि हमने परफेक्ट एक फॉर्मूला निकाल लिया है कि इन्हीं पैरामीटर्स को अगर हम मेजर कर लेंगे तो परफेक्ट रैंकिंग निकल कर आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ कमियां इसमें है। इंस्टीट्यूशंस आर इवेलुएटेड बेस्ड ऑन 5 की पैरामीटर्स। बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को 5 मुख्य पहलुओं के ऊपर आंका जाता है, इवेलुएट किया जाता है, यानी कि उनका मूल्यांकन किया जाता है। क्या क्या है? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इन पे 30% मानक है। ठीक है, यानी कि टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज के 30% अंक है। ठीक है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के 30% हैं। ग्रेजुएशन आउटकम्स यानी कि उसका नतीजा क्या निकला, उसका 20%। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी यानी कि कितने लोग इस कोर्स को अप्रोच कर सकते हैं, कितने लोग ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, उसका 10%। एंड पीयर परसेप्शन 10%। और पीयर परसेप्शन क्या होता है कि जो उसी फील्ड में, मान लो इंजीनियरिंग की फील्ड में कोई दिग्गज है, वो उस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, उसका आइडिया क्या है। अगर कोई मेडिकल की फील्ड में दिग्गज है तो मान लो कोई एम्स दिल्ली की बात करे तो उसके बारे में कोई मेडिकल प्रोफेशनल या फिर जो दिग्गज है, टॉप नॉच डॉक्टर्स हैं, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में कि ये एक एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसा है। ठीक है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इज राइट, वो बिल्कुल सही हैं। इन हिज स्केप्टिसिज्म, उन्होंने एक संदेह प्रकट किया है, उनके संदेह में वो बिल्कुल सही है। अब क्या संदेह है ये? अबाउट द पीयर परसेप्शन पैरामीटर, कि जो पीयर परसेप्शन वाला जो मानक है उसके बारे में वो थोड़े संदेहात्मक है। क्या है ये? एज दिस इज फीडबैक गैदर्ड फ्रॉम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, क्योंकि ये क्या होता है, ये उस मैटर में जो एक्सपर्ट होते हैं, दिग्गज होते हैं, पारंगत होते हैं, उनका आपने इसमें फीडबैक लिया है, और या फिर एम्प्लॉयज का। अब ये तो संभावना है ना कि मतलब मान लो सपोज करो कि मैं मेडिकल फील्ड की प्रोफेशनल हूँ, बहुत टॉप नॉच डॉक्टर हूँ, या फिर टीचिंग लाइन में हूँ मेडिकल फील्ड में, सपोज करो। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन करी है, मान लो मैंने कहीं मुंबई के किसी मेडिकल कॉलेज से करी है। अब मुझसे पूछ रहे हैं दिल्ली के एम्स के बारे में, तो मेरा हो सकता है मेरे कॉलेज के प्रति बायसनेस हो कि नहीं भाई मेरा कॉलेज ज्यादा अच्छा था। ठीक है, एम्स इतना कुछ खास नहीं है, हो सकता है। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मैं अपने कॉलेज से पढ़ी हूँ तो मुझे लगता है नहीं नहीं, अगर मैं एम्स में पढ़ी होती तो मैं ज्यादा अच्छा कर पाती। ठीक है, तो वो बायसनेस यहाँ पे हो सकती है, राइट।
इट कैन बी सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव हो सकता है यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना ओपिनियन, एंड प्रोन टू इन्फ्लुएंस, और प्रभावित करने योग्य है क्योंकि इसको प्रभावित किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, एंड प्रेजुडिस यानी कि बायसनेस हो सकती है यहाँ पे, as it relies more on an institution's reputation than its actual reputability, क्योंकि ये किसी इंस्टीट्यूशन की क्या रेपुटेशन है, जनता उसके बारे में क्या सोचती है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके ऊपर आधारित है, बजाय कि क्या वास्तविकता में वो उस लेवल का इंस्टीट्यूशन है इसके ऊपर। ऑफन टू द एडवांटेज ऑफ सब अर्बन और स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो कि सब अर्बन यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में या दूर दराज के इलाकों में कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको ये डिसएडवांटेज हो जाता है क्योंकि उनके बारे में ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होता। दूसरा है स्टेट रन यानी कि सरकार द्वारा चलाए गए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इतना पता नहीं होता। अब जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैंने किया है इंजीनियरिंग एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को आईएएस जनरेटर कहा जाता है, मतलब जितने आईएएस बनते हैं उनका 30 to 50% जो है वो एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से सालाना निकलता है, राइट। लेकिन आप लोगों में से कईयों ने नाम नहीं सुना होगा, नाम किसका सुना होगा आपने, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, है ना, इन सब के नाम सुने होंगे, एमबीएम का नाम नहीं सुना होगा, राइट। तो ये डिसएडवांटेज मिलता है स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, या फिर जो थोड़े दूर दराज के इलाकों में मेन शहरों में नहीं है। एज इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द टोटल वेट, क्योंकि जो 10% टोटल वेट है वो इसको दिया गया है, तो इट कैन स्क्यू रैंकिंग्स, ये रैंकिंग्स में फेरबदल कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। अ रिव्यू इज दस नेसेसरी, तो ऐसे में इसका एक रिव्यू होना जरूरी है, यानी कि मतलब कि इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, गुंजाइश है और जरूरी है। एज विद एनी ग्लोबल रैंकिंग, अब दुनिया में जो भी रैंकिंग के पैरामीटर्स हैं या तरीके हैं उसके साथ जैसा होता है, द NIRF हैज इट्स ओन सेट ऑफ फ्लॉज, तो NIRF में खुद के भी कुछ त्रुटियां हैं। कैसे? while it claims to rely on verifiable metrics, जहां ये दावा तो करता है कि हम वेरीफाइबल मैट्रिक्स के ऊपर ही निर्भर करते हैं, यानी कि ऐसे आंकड़े जिनकी सत्यापन किया जा चुका है, किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे आंकड़ों के ऊपर हम निर्भर करते हैं। एंड थर्ड पार्टी ऑडिट्स ऑफ रिसर्च, और हम खुद ऑडिट नहीं करते, हम रिसर्च वगैरह खुद नहीं करते, थर्ड पार्टी से कराते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारा कोई बायसनेस नहीं है। लेकिन it depends heavily on bibliometric data and self-declared inputs from institutions, लेकिन ये उन रिसर्च जो ये शामिल करते हैं वो किसी भी, जैसे मेरा इंस्टीट्यूशन है तो मैं खुद ही वो डेटा आपको दे रही हूँ कि जी हमारे इंस्टीट्यूशन में 100 बच्चे एनरोल हुए थे, उनमें से 50 बच्चे जो हैं वो अच्छी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, 12-15 लाख का पैकेज है उनका सालाना, ठीक है, और जो बाकी 50 बचे हैं उनमें से फेलियर कोई भी नहीं है, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका पैकेज इतना ज्यादा नहीं है, 7 से 8 लाख के बीच में है, ठीक है, ये मेरा खुद का है। तो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग तो ठीक है, अच्छा है, आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहा है, 100% प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। तो यानी कि इनके पास में जो डेटा है वो खुद से रिसर्च करके इन्होंने नहीं निकाला, जो इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड करा वही डेटा इनके पास है। ऑफ कंसर्न इज द ट्रीटमेंट ऑफ द OI पैरामीटर, और इसमें चिंता की बात क्या है, जो OI पैरामीटर यानी कि कितना इसका आउटरीच है, कितना इंक्लूसिविटी है, ये वाला जो पैरामीटर है इसको कैसे देखा जाता है वो चिंता की बात है। द NIRF बुकलेट ऑन द IR फोकसेस ओनली ऑन द आउटकम्स रिलेटेड टू रीजनल एंड जेंडर डाइवर्सिटी। अब जो NIRF की बुकलेट है, नियम प्रणाली है IR के ऊपर, वो केवल और केवल जो आउटकम किसी रीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर फोकस करती है। अब इसमें कास्ट सिस्टम नहीं आता कि SC ST OBC के बच्चे कितना यहाँ पे एनरोल कर पा रहे हैं, उनका क्या आगे आउटकम निकल कर आ रहा है, वो चीज यहाँ पे काउंट नहीं की जाती, ठीक। It conspicuously omits data on students who are economically and socially disadvantaged। फिर मतलब वही चीज आ गई कि इसमें उन बच्चों का डेटा शामिल नहीं है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, एंड विद डिसेबिलिटीज, या जिन लोगों के जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता। यानी कि ऐसा नहीं कि वो कॉलेज में एंटर नहीं करते, कॉलेज में एंटर करते पर उनका डेटा नहीं है इसमें मेजर करने के लिए। Despite these factors, each having a 20% weightage within the OI component, बावजूद इसके कि इनका डेटा नहीं है यहाँ पे मौजूद शामिल करने के लिए, इन सभी पैरामीटर्स का 20% वेटेज है OI के कंपोनेंट में, ठीक है।
द फैक्ट दैट OI इज नॉट एडिक्वेटली प्रायोरिटाइज्ड इज एविडेंट। अब ये जो तथ्य है कि OI को यानी कि आउटरीच और इंक्लूसिविटी को पर्याप्त रूप से एडिक्वेटली यानी कि पर्याप्त रूप से प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती, ये एविडेंट है, ये विदित है। ओनली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU and the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, are among the top 10 institutions with OI scores above 70। केवल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU और एम्स मेडिकल, जो एम्स का जो इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली का, यही टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में शामिल हैं जिनके अंदर OI स्कोर जो है वो 70% से ऊपर है। This is troubling as access to higher education remains restricted for marginalized communities। अब ये परेशान करने वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ कि अभी भी आज़ादी के इतने साल बाद भी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, पिछड़े वर्ग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये इनके पास में अभी भी हायर एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। The NIRF must expand the scope of OI to include institutional adherence to communal reservation policies। तो NIRF को अपना जो स्कोप है, दायरा है OI का, उसको एक्सपैंड करना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए, ताकि इसमें इंक्लूड किया जा सके किनको, इंस्टीट्यूशनल एडहेरेंस, कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो पैनल कर रहे हैं किस चीज का, कम्युनल रिजर्वेशन पॉलिसीज का, फैकल्टी रिक्रूटमेंट में, यानी कि कहाँ पे किस समुदाय के कितने लोग रिक्रूट किए जा रहे हैं। मान लो 700 वैकेंसीज हैं या 100 वैकेंसीज है टीचर्स की, तो इसमें रिजर्वेशन तो होएगा ना, 50% जनरल के लिए होंगी, बाकी जो 50% है उसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, राइट। तो वो कैसा है, कितना है, वो आंकड़ा भी होना चाहिए। Central institutions continue to fall short in filling vacancies for the OBC, SC and ST categories। अब जो केंद्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब फॉल शॉर्ट यानी कि उनमें कुछ कमी है, वो अभी भी चूक रहे हैं किस चीज से, जो वैकेंसीज है OBC, SC, ST कैटेगरी में, उनको भरने से अभी भी वो चूक रहे हैं, पीछे हैं। Such affirmative action is crucial for India's progress as an egalitarian nation। तो ऐसे में इस तरीके की जो पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव एक्शंस हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी एफर्मेटिव अप्रोच एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए एज एन एगैलिटेरियन। एगैलिटेरियन मतलब वो धारणा जहाँ पे आप सबको बराबर समझते हैं। तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी के पास में बराबरी का अधिकार है, तो ऐसे देश के लिए इस तरीके के एफर्मेटिव एक्शन जरूरी है अगर वो तरक्की करना चाहता है तो। ऑल्सो The IR must become more than just an annual ritualistic event। और साथ ही साथ जो IR है ये और ज्यादा मोर देन केवल एक सालाना परंपरागत कुछ इवेंट है, घटना है, इससे ज्यादा इसको कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसके आधार पे पॉलिसीज डिफाइन होनी चाहिए। इट्स इनसाइट should be used to address deep rooted issues such as India's regional। इसके जो इंसाइट्स होंगे यानी कि इससे जो निकल कर आएगा मैटर, जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा, आउटपुट निकल कर आएगा, वो क्या होगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा जो डीप रूटेड इश्यूज हैं यानी कि जो बहुत गहरे मसले हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। सच एज जैसे कि इंडियाज रीजनल इम्बैलेंसेस, बिहार के लोग ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं जा पाते, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, यहाँ के लोगों के पास एक्सेस कम है। तो ये चीजें जो इम्बैलेंस होती हैं, अपर्याप्तता होती है, इसको फुलफिल करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने कहा ना, पॉलिसीज डिफाइन की जानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी विद डॉक्टोरल क्वालिफिकेशंस आउटसाइड द टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस। अब एक और कमी क्या है कि जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्था हैं, उनके बाहर जो फैकल्टी है उनके पास में डॉक्टोरल क्वालिफिकेशंस नहीं है, उस चीज ऐसी फैकल्टी की कमी है। Over 58% of management institutions reporting zero research publications। और जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से 58% ने कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन नहीं किया है। एंड द नीड फॉर लेगेसी इंस्टीट्यूशंस टू मेंटर इमर्जिंग वंस। और जो बड़े ही लेगेसी वाले इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो बड़े सालों से, कई सदियों से, मतलब जब से एजुकेशन सिस्टम वगैरह चल रहा है तब से टॉप रैंकिंग्स में आने वाले जो इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि IITs हो गए, एम्स हो गए, IIMs हो गए, तो इनको क्या करना है, जो अपकमिंग इमर्जिंग यानी कि अपकमिंग नए जो इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं उनको मेंटर करना है, उनको गाइड करना है,
Above all, सबसे ऊपर, there must be action against institutions that submit false data. और इन सबसे ऊपर एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो institutions गलत डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए. विदाउट कोर्स करेक्शन, बिना कोर्स करेक्शन के, the NIRF risks becoming a mere ranking platform that allows private institutions to develop themselves as brand. तो अगर हमने अपना ये जो मेजरिंग का तरीका है इसको हमने ठीक नहीं किया, जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, ये पूरी रैंकिंग प्रक्रिया निकाल रहे हैं, अगर उसमें त्रुटियां हैं, अगर हमने उसको नहीं ठीक किया, तो जो NIRF का डेटा है वो केवल और केवल प्राइवेट संस्थाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एक माध्यम बन जाएगा, जहां पे वो खुद की ब्रांड वैल्यू को डेवलप करेंगे, खुद को एज अ ब्रांड. अच्छा क्या करना है, NIRF वालों को पैसा खिलाना है या फिर गलत डेटा देना है, उनकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी. ठीक है. Doing little to improve the overall quality and equity in higher education. और जो कि बहुत ही बेमामूली काम है जब हम बात करते हैं कि हमने ओवरऑल क्वालिटी और इक्विटी हायर एजुकेशन की बढ़ानी है, तो उसमें ये काम बिल्कुल गिनने योग्य नहीं है अगर हमने अपना कोर्स करेक्शन नहीं किया तो. ठीक है. तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाई डज द एडिटोरियल आर्ग्यू दैट The NIRF peer perception parameter needs review. तो क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स या एम्प्लॉयर्स के ओपिनियन शामिल किए जाते हैं जो कि सब्जेक्टिव होंगे, पर्सनल ओपिनियन है आपके. आप सपोज करो इस वक्त में देश में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन चल रहा है. ठीक है. कोई लोग हैं जिनको अंधभक्त कहा जाता है जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, और दूसरे हैं जो कांग्रेस सपोर्टर्स हैं. राइट. तो ये जो एक्सट्रीमिज्म है इसमें अगर आप मान लो ओपन परसेप्शन नहीं रखेंगे, आपका खुद का अगर जो ओपिनियन है वो ओपन नहीं होगा, दैट मीन्स आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप उसकी कोई गलत बात भी नहीं सुनेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ABCD कोई भी पार्टी हो. ठीक है. तो आपने उनकी कोई भी बात नहीं सुननी, उनके अगेंस्ट में कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं लेना, जो कि सही नहीं है. आप अपना बायसनेस एक साइड रखिए, आप देखिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है. राइट. तो यहाँ तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे पीयर्स हैं, पीयर्स का भी अपना पर्सनल ओपिनियन होगा, किसी को कोई इंस्टीट्यूशन पसंद होगा, किसी के साथ में ज्यादा बॉन्डिंग होगी, हो सकता है वहां पे उन्हें काम किया हो, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिला, हो सकता है काम किया हो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला हो, तो उस अकॉर्डिंग पे वो रैंकिंग देंगे, है ना. तो इसमें बायसनेस का सब्जेक्टिव है. ठीक है. ओपिनियन बेस्ड है, तो ये बायसनेस होना लाजमी है, because it is subjective feedback from experts, employers that lean on reputation, making it bias prone and disadvantaging suburban state run institutions. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. because it has the highest weight 30% and overwhelms other metrics. तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसमें highest weight है तो इसीलिए इसमें ये बाकी मैट्रिक्स को जो है टैम्पर करेगा, तो इसलिए इसको ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, इसको थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है. कारण ये है, इसका वेटेज 10% है शायद, है ना, लेकिन कारण ये है कि इससे आपकी पर्सनल ओपिनियन बेस्ड है, तो आपके ओपिनियन किसी भी पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं. ठीक. बिकॉज इट डुप्लीकेट्स द रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस मैट्रिक एंड डबल काउंट्स पब्लिकेशन. नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंकड़ा यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होता. बिकॉज इट एक्सक्लूड्स एम्प्लॉयर इनपुट एंड रिलायज ओनली ऑन स्टूडेंट व्यूज. नहीं, एम्प्लॉयर्स के इनपुट लिए जा रहे हैं इसमें. ठीक है. पर वही कहा जा रहा है कि वो बायस्ड हो सकते हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. What does the article warn will happen if NIRF does not implement course correction? तो अगर कोर्स करेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिनके पास में शायद पैसा है, पावर है, तो वो गलत डेटा देकर या फिर पैसे का इस्तेमाल करके अपना इस जो NIRF का जो डेटा है या फिर ये जो रैंकिंग पैरामीटर है, इसको केवल और केवल एक ब्रांड वैल्यू इंप्रूव करने का एक जरिया बना के छोड़ देंगे. ठीक है. इससे फिर लोगों की हेल्प नहीं होगी. इन पैरामीटर्स का ये जो रैंकिंग है इनका मतलब क्या है कि लोग समझ पाए कि इस वक्त कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जहां पे अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, जहां पे कम पैसे में अच्छा शिक्षा मिल रहा है, हम उस अकॉर्डिंग अप्लाई करें. लेकिन फिर क्या हो जाएगा? बायस हो जाएंगी सारी चीजें, है ना. मेरे पास पैसा है, मैंने मैनिपुलेट कर दिया चीजों को, मेरा इंस्टीट्यूशन बेस्ट आ गया, टॉप 1 मतलब फर्स्ट नंबर पर आ गया, अब लोग मेरे इंस्टीट्यूशन में ज्यादा आएंगे. ठीक है. चाहे मैं वो सुविधाएं दे रही हूँ नहीं हूँ, चाहे मैं उस क्वालिटी की हूँ नहीं. ठीक. It risks becoming a mere ranking platform that helps private institutions build brands without improving overall quality and equity. बिल्कुल correct. Option A is correct. It will be abolished by the government in the next cycle. ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या किया जाएगा, अभी ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा और ना ही राइटर सजेस्ट करे कि बंद कर दो इसको.
ठीक है, राइटर ये कह रहे हैं कि इसका रैंकिंग पैरामीटर्स को आप इम्प्रूव करो, ठीक, बेहतर करो और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लाओ, क्योंकि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो इंस्टीट्यूशन ने ही आपको प्रोवाइड करा और मेरा इंस्टीट्यूशन है, मेरे पास आप एडमिशन लेने आए हो, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि हमारे 50 बच्चे फेल हो गए थे, मैं तो ये बोलूंगी 100% प्लेसमेंट है जी। It will automatically eliminate regional imbalances by spotlighting the top 10. Incorrect है, regional imbalances को ये automatically नहीं eradicate करेगा, खत्म करेगा, eliminate करेगा। इसके लिए आपको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, अपने जो पैरामीटर काउंट्स हैं उनमें कुछ फेर बदल करने पड़ेंगे। सो इनकरेक्ट है। It will ensure full compliance with communal reservations in faculty recruitment across central institutions. ये नहीं होता है, ये होना चाहिए जो नहीं होता है। So option A is correct. What is the overall tone of the passage? पैसेज की ओवरऑल टोन कैसी है? जश्न मनाने वाली है, कंप्लेसेंट है? तो यहाँ पे जश्न मनाने वाली तो बात लग नहीं रही, क्योंकि आपके पैरामीटर्स खराब हैं, आप रैंकिंग जिस बेस पे कर रहे हैं, जिस आधार पे आप रैंक्स निकाल रहे हैं उसी में कमियां हैं, तो आप सही रैंकिंग कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो क्रिटिकल है, रिफॉर्म ओरिएंटेड है, कहा गया बदलाव लाने की जरूरत है, सुधार लाने की जरूरत है, अब तक जो होता है ठीक है, आगे के लिए परफॉर्मेंस अच्छी करो, तभी आप ग्लोबल लेवल पर खड़े हो सकते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ में। तो क्रिटिकल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द पैसेज? कौन सी स्टेटमेंट है जो पैसेज का निचोड़ निकालती है या कुछ बात बताती है? Peer perception has 30% weight and is collected from alumni and students. नहीं, peer perception का 10% weightage है और इसमें केवल एलुमनाई और स्टूडेंट्स नहीं है, इसमें peers यानी कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एम्प्लॉयज शामिल हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। The OI parameter already includes comprehensive data on economic disadvantage and disability. नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, डिसेबिलिटी वाला जो ग्रुप है, इनका पैरामीटर्स इसमें नहीं काउंट किए गए, जबकि उनके आंकड़े हैं, उनका मतलब यहाँ पे इंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन वो इंक्लूड नहीं किया जाता। ये बेसिकली रीजनल और जेंडर इनको काउंट करता है, ठीक है, तो इनकरेक्ट हो जाता है। ओनली JNU एंड एम्स न्यू दिल्ली फीचर अमंग द टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस विद OI स्कोर्स अबव 70। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू पैसेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडिया रैंकिंग्स IR बिगैन इन 2019, 2016 में शुरू हुआ था और 4 कैटेगरीज करेक्ट है, लेकिन 2016 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाता है। Fill in the blank with most appropriate word from the passage. पैसेज में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसमें हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। While the NIRF claims to rely on verifiable metrics and third-party audits of research, it depends heavily on dash data and self-declared inputs from institutions. तो कौन सी डेटा के ऊपर डिपेंड करता है? बिब्लियोमेट्रिक। बिब्लियोमेट्रिक का मतलब होता है ओवरलैपिंग, एक ऐसा डेटा जो ओवरलैप करता है किसी पॉइंट पे, ठीक है। एथनोग्राफिक का मतलब होता है क्वालिटेटिव फील्ड वर्क डेटा, तो वो यहाँ पे नहीं किया जाता। बिब्लियोमेट्रिक यानी कि सेल्फ डिक्लेयर्ड डेटा के साथ में ओवरलैप करने वाला डेटा। बायोमेट्रिक यानी कि जो आपके फिजिकल जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको बोला जाता है। और डेमोग्राफिक यानी कि पॉपुलेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप से। कोर्स के अंदर आपको RC, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड है, और अभी एडिक्विटी पैटर्न भी हमने इंक्लूड किया है, तो आपकी प्रैक्टिस और इम्प्रूव करने के लिए आप कोर्स खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।